रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले क्रांतिकारी आंदोलन का हमने प्रथम चरण देखा हुआ है। आज हम देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। तो देखिए, 1910 आते आते आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। तो देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण की शुरुआत तब हुई जब महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। देखिए, सभी जनता, पूरी जनता असहयोग आंदोलन में जुटी हुई थी, गांधी जी के साथ थी, लेकिन गांधी जी ने अचानक से आंदोलन ही बंद कर दिया, समाप्त कर दिया आंदोलन। तो जनता उग्र हो गई। अब क्या किया जाए? तो उसी के बाद से द्वितीय चरण शुरू हो गया। ठीक है, अगली संगठन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्योंकि देखिए, कोई भी क्रांतिकारी होता था, कोई एक बंदा नहीं करता था, वो संगठन में मिलकर सब कुछ अच्छे से काम करते थे। तो यहाँ पे पहले हम कुछ संगठन को देखेंगे और वो किन किन चीज़ों से संबंधित है या फिर किन किन विद्रोहों से संबंधित है, उन्होंने क्या काम किया हुआ है, उसको देखेंगे। तो पहला जो संगठन है वो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना सचिन सान्याल ने अक्टूबर 1924 में की। इसी संगठन के सदस्य ने काकोरी षड्यंत्र किया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ने कौन सा काम किया था? तो काकोरी षड्यंत्र किया था। ठीक है, या फिर काकोरी षड्यंत्र किस संगठन से संबंधित है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि काकोरी षड्यंत्र था क्या। देखिए, जो काकोरी षड्यंत्र था वो 9 अगस्त 1925 से मतलब 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर रोककर उसमें ब्रिटिश खजाना को लूट लिया गया। कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य थे, उन्होंने काकोरी नामक स्थान पे ट्रेन को ही लूट लिया जो ब्रिटिश खजाना को ले जा रहा था। अब उसको ब्रिटिश खजाना ना ही बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो हमारा ही था, हमारे देश का था। ठीक है, लेकिन अब टर्म है, पढ़ना पड़ेगा, क्या किया जाए। इस आरोप में अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी तथा राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। चारों का नाम आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले अशफाक उल्ला खान, फिर 3 लोगों का नाम रासे, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। चारों को काकोरी षड्यंत्र में ही फांसी दे दी गई। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि चारों में से 3 का नाम दे दिया जाएगा, एक चौथा नाम और ऐड कर दिया जाएगा। तो उसमें पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र में फांसी नहीं दी गई थी। इसीलिए आपको चारों का नाम याद रखना पड़ेगा ताकि आप वहां से समझ पाएं कि किसको फांसी उस समय नहीं दी गई थी काकोरी षड्यंत्र के मामले में। ठीक है, फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां थे। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे है राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कोटेशन कि ये किसकी है, तो राम प्रसाद बिस्मिल की है। अब आगे है काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गए। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ हुई। यानी कि देखिए, काकोरी षड्यंत्र से केवल वही 4 लोग संबंधित नहीं थे। मुख्य अभियुक्त मेन जो थे वो चंद्रशेखर आजाद जी थे, लेकिन वो वहां से चले गए। लेकिन बाद में अंग्रेजों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। कहाँ पर? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। अब आगे देखते हैं। चंद्रशेखर ने अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली। इस प्रकार 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका कहना था कि इंग्लिश हैज़ नो बुलेट टू शूट मी। कहने का क्या मतलब है कि जब अंग्रेजों और चंद्रशेखर आज़ाद जी की लड़ाई हुई, उनमें मुठभेड़ हुई, तो उस समय जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उनके बंदूक में जितनी गोलियां थी उससे उन्होंने अंग्रेजों को मार डाला। लेकिन उनके पास जब आखिरी गोली बची तो उससे उन्होंने खुद को गोली मार ली, क्योंकि उनका यही कहना था कि इंग्लिश हैज़ नो बुलेट टू शूट मी। अंग्रेजों के पास कोई भी ऐसी बुलेट नहीं है जो मुझे मार पाए।
इसीलिए जब उनके पास उनकी आखिरी बुलेट बची तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर अब आगे देखते हैं। भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में नौजवान सभा का गठन किया और इन्होंने ही 1928 में HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नहीं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने किया है। ठीक है, इसी संगठन के सदस्यों ने लाहौर में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेज सोए हुए हैं, इन्हें जगाने का यही रास्ता है। इस बम कांड के कारण भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दास पर मुकदमा चलाया गया और 14 फरवरी 1931 को इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। तो देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दास पर केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का केस था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और इनको 14 फरवरी 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दे दी गई, यानी इनको फांसी दे दिया गया। फिर अब आगे है, भगत सिंह का नारा था इंकलाब जिंदाबाद, अर्थात क्रांतिकारी जीवित रहेगी। जतिन दास जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो जतिन दास जो थे उनको फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी, बल्कि वो जेल में ही थे और भूख हड़ताल के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर अब है चटगांव षड्यंत्र। बंगाल क्षेत्र में सूर्यसेन ने क्रांतिकारी आंदोलन को 1930 में बढ़ावा दिया। इन्होंने अप्रैल 1930 को चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट लिया, जिस कारण अंग्रेजों ने इन्हें 1934 में फांसी दे दिया। इन्हें मास्टरदा कहते हैं, यानी कि जो चटगांव षड्यंत्र था इससे रिलेटेड कौन है, तो हमारे मास्टरदा यानी कि सूर्यसेन जी इससे संबंधित है। और इन्होंने क्या किया था, यानी चटगांव षड्यंत्र था क्या, तो जो अंग्रेजों का शस्त्रागार था सूर्यसेन जी ने उसे लूट लिया और वहाँ से जो भी शस्त्र प्राप्त हुए वो उन्होंने भारतीयों को दे दिया और इसी के चक्कर में उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये था क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण और उससे संबंधित कुछ संगठन। ठीक है, अब बचे हुए हैं केवल विदेशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलन, तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। देखिए, विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया हुआ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि उनकी स्थापना कहाँ हुई और किसने किया, तो यहाँ पे हम उसको ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, एक संगठन है इंडिया हाउस, मतलब है क्या, था इंडिया हाउस। इसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मन ने किया था, तो संस्थापक तो आप लोग याद ही रखिएगा। ठीक है, फिर आगे है स्टुटगार्ट सम्मेलन। यह संगठन नहीं था, स्टुटगार्ट एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जर्मनी के इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया। इस सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगा लहराया। तो देखिए, जो स्टुटगार्ट सम्मेलन हुआ था इसमें सभी देशों के प्रतिनिधित्वों को बुलाया गया था। ठीक है, लेकिन अब अंग्रेज जाते तो वो ब्रिटेन का लेके जाते, है ना, भारत का थोड़ी ना प्रतिनिधित्व लेके जाते। तो उस समय मैडम भीकाजी कामा ने भारत का झंडा लेके गया था और उन्होंने तिरंगा लहराया और मैडम भीकाजी कामा को ही भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और स्टुटगार्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। भारत का झंडा किसने लहराया, मैडम भीकाजी कामा ने लहराया। भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर है गदर पार्टी। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में यूएसए के सेंट फ्रांसिस्को में किया। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल ने की, और कहाँ की, तो यूएसए के सेंट फ्रांसिस्को में की। फिर अब एक घटना है कामागाटा मारू की घटना, अब उसके बारे में हम देखते हैं।
गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जहाज को भाड़े पर लिया और कुछ भारतीयों को कलकत्ता से लेकर कनाडा की ओर चल दिया। किंतु कनाडा सरकार ने अंग्रेजों को दबाव में आकर यह घोषणा किया कि वैंकूवर बंदरगाह पर उसी जहाज को रुकने दिया जाएगा जो रास्ते में बिना कहीं रुके आया था। किंतु कामागाटा मारू जहाज सिंगापुर में रुका था। तो देखिए, सबसे पहले कामागाटा मारू था क्या, तो ये एक जापानी जहाज था जिसको गुरुदत्त सिंह ने भाड़े पर लिया और सोचा कि चल रहे हैं कनाडा, क्योंकि वहां पे भी अंग्रेज बसे हुए थे। उन्होंने सोचा कि वहां पे जाएंगे, उनके नाक में दम करेंगे, वहां की जो सरकार होगी उसको परेशान करेंगे, कनाडा की सरकार, तो वो कुछ ना कुछ हमारी हेल्प तो करेंगे ही। लेकिन जो कनाडा सरकार थी ये भी अंग्रेजों के दबाव में आ गई। तो उन्होंने फिर ये घोषणा कर दी कि जो भी जहाज बिना कहीं रुके हुए आएगा उसे ही वैंकूवर बंदरगाह पर रोका जाएगा, क्योंकि वैंकूवर बंदरगाह कनाडा पर था जहाँ पे ज़्यादातर जहाज रुका करती थी। तो जो कामागाटा मारू था इसको भी वैंकूवर बंदरगाह पर ही रुकना था। लेकिन कंडीशन क्या रख दी गई कि जो जहाज बिना कहीं रुके हुए आएगा उसको ही हम रुकने देंगे यहाँ वैंकूवर बंदरगाह पर। और जो हमारी कामागाटा मारू थी ये सिंगापुर में रुकी हुई थी, क्योंकि यार भारत और यूएसए के बीच बहुत दूरी है ना। तो ये बीच में रुकी हुई थी जिस कारण इसे वहां पर रुकने नहीं दिया गया और ये लोग वापस आ गए। ठीक है, अतः जहाज वापस कलकत्ता लौट आई, क्योंकि ये लोग कलकत्ता से ही गए थे तो वापस कलकत्ता में ही लौट आए। जब ये क्रांतिकारी जहाज वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा तो अंग्रेजों और इनके बीच गोलीबारी शुरू हो गई। इस घटना को कामागाटा मारू की घटना कहते हैं, क्योंकि देखिए ये लोग वहां पे विद्रोह करने गए थे तो अंग्रेजों ने ताड़ लिया था कि पहले ये लोग आए तो फिर आगे कार्यवाही की जाएगी। तो इसी चक्कर में इनके बीच गोलीबारी शुरू हुई और बहुत से लोग उस समय पे भी मारे गए थे। तो कामागाटा मारू क्या था, तो ये एक जापानी जहाज था और गुरुदत्त सिंह जी से संबंधित है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये था कामागाटा मारू और कुछ क्रांतिकारी आंदोलन, यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।